तो इस चैप्टर का टॉपिक 1 हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स का मतलब समझने से पहले आपको एक एग्जांपल समझना पड़ेगा। क्या देखो, जो हम होते हैं ना ह्यूमंस, हमारी कुछ वांट होती है, यानी कि हमारी कुछ चाहत होती है, हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती है। जैसे मेरे को एक कार चाहिए, या फिर मेरे को एक फ़ोन चाहिए, मेरे को टीवी चाहिए, मेरे को घर चाहिए, मेरे को बहुत सारी चीज़ें क्या हो सकती है, चाहिए हो सकती है। तो ये क्या होती है, ह्यूमंस की वांट होती है। दूसरी तरफ ह्यूमंस के पास एक और चीज़ होती है जिससे कि वो अपनी वांट्स को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। वो होती है ह्यूमंस की इनकम। क्या होती है? ह्यूमंस की इनकम, यानी कि ह्यूमंस कितना पैसा कमाते हैं। अब एक इंसान पैसा कमाएगा तभी तो अपनी वांट को क्या कर पाएगा, सेटिस्फाई कर पाएगा। ठीक है, अभी एक यहाँ पे एक ट्रिक आती है, क्या कि ये जो ह्यूमंस की वांट होती है ना, ये क्या होती है, ये अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड होती है मतलब कि जो ह्यूमन वांट्स होती है ना, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। सपोज मेरे को एक कार चाहिए, मेरे को वो कार मिल जाएगी, मेरे को फिर और दूसरी कार चाहिएगी, उससे महंगी कार चाहिएगी। मुझे एक घर चाहिए, मेरे को एक घर मिल जाएगा, उससे महंगा घर चाहिएगा, फिर तीसरा घर चाहिएगा, फिर चौथा घर चाहिएगा। हमेशा कुछ ना कुछ वांट्स ह्यूमन की चलती रहेगी। लेकिन जो ह्यूमंस की इनकम होती है वो लिमिटेड होती है। क्या होती है? लिमिटेड होती है। अब देखो, आप देखो कि आप दुनिया की सारी चीज़ें खरीद सकते हो, आप चाहे कितने भी अमीर बन जाओ। इवन मुकेश अंबानी भी दुनिया की सारी चीज़ नहीं खरीद सकता। जैसे उसका मन हुआ कि भाई मुझे चांद पे घर बनाना है, क्या वो बना सकता है? उसकी वो वाली वांट कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए चाहे कोई भी इंसान कितना भी अमीर हो, उसकी जो इनकम है ना, वो हमेशा लिमिटेड रहेगी, और जो उसकी वांट है वो हमेशा अनलिमिटेड रहेगी। इसका मतलब वो अपनी इनकम से अपनी वांट को सेटिस्फाई नहीं कर सकता पूरी तरीके से। पूरी तरीके से क्या नहीं कर सकता, वो अपनी वांट को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो अब वो करेगा क्या? अब वो अपनी इनकम का बेस्ट यूज करेगा। क्या करेगा? बेस्ट यूज करेगा। कि यानी कि वो अपनी इनकम का बेस्ट यूज क्या कर सकता है? जैसे कि सपोज मेरी इनकम है 50 लाख रुपीज में एक साल में कमाता हूँ। कितने? 50 लाख रुपीज में एक साल में कमा लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस 50 लाख रुपीज का मैंने सोचा कि मैं एक 5 करोड़ की ना कार खरीद लेता हूँ। क्या खरीद लेता हूँ? कार खरीद लेता हूँ। तो क्या मैंने अपनी इनकम का बेस्ट यूज किया? नहीं यार। अगर मैं केवल 50 लाख रुपए कमा पा रहा हूँ, या फिर 50,000 रुपए महीना कमा रहा हूँ, तो मैं 5 करोड़ रुपए की कार का क्या करूंगा? इतनी महंगी कार की मेरी जरूरत क्या है? उसके अलावा मैं बहुत सारी और चीज खरीद सकता हूँ, है ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपनी इनकम का बेस्ट यूज करना है। ऐसे ही नहीं कि मैं अपनी इनकम का कुछ भी कर सकता हूँ। अब ये हम बेस्ट यूज कैसे करेंगे? ये बेस्ट यूज करना हमको बताएगा इकोनॉमिक। ये बेस्ट यूज कैसे करना है, इसके बारे में हमको कौन बताएगा? इकोनॉमिक्स बताएगा। तो इकोनॉमिक्स का आपने मतलब क्या समझा? हमारी जो ह्यूमंस हैं, हमारी वांट होती है, हमारी कुछ चाहत होती है। दूसरी तरफ हमारी इनकम होती है। हमारी जो वांट होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। लेकिन हमारी इनकम क्या होती है? लिमिटेड होती है। तो अब हमें अपनी इनकम का क्या करना है? बेस्ट यूज करना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से यूज करना है। बेस्ट यूज जो हम कर सकते हैं अपनी किसका? इनकम का। ठीक है, अभी हम इनकम का बेस्ट यूज क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन से गुड्स है, कौन सी सर्विसेज है जो कि हम खरीदेंगे जिससे कि हमारा बेस्ट यूज हो जाएगा उस वाली इनकम का? तो वो हमको कौन बताएगा? इकोनॉमिक्स हमको बताएगा। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि वो ह्यूमंस को बताता है कि अपनी इनकम को कैसे बेस्ट यूज करके अपनी ज्यादा से ज्यादा वांट को आप सेटिस्फाई कर सकते हो। तो ये किसका मतलब था? ये मतलब था इकोनॉमिक्स का। अभी इकोनॉमिक्स को ना हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो माइक्रो, एक मैक्रो। एक क्या होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अगर हमारी इकोनॉमिक्स छोटे स्केल पे काम कर रही है। छोटे स्केल पे काम, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सपोज एक कंज्यूमर के ऊपर काम कर रही है। क्या? एक कंज्यूमर के ऊपर, या फिर एक प्रोड्यूसर के ऊपर काम कर रही है। तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। लेकिन अगर हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर काम कर रही है, जैसे कि अगर हमारी इकोनॉमी पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर काम कर रही है, या पूरे के पूरे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के ऊपर काम कर रही है, पूरी दुनिया के ऊपर काम कर रही है, तो हम उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है? एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, एक फैक्ट्री, एक कंपनी, या फिर 10 कंपनी, 10 प्रोड्यूसर, 10 कंज्यूमर, इनके ऊपर काम करती है, तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा नंबर हो जाएगा, जैसे पूरा इंडिया, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा का पूरा दिल्ली, पूरा का पूरा वर्ल्ड, तो ये क्या हो गया? बहुत बड़ा नंबर हो गया। तो अगर बहुत बड़े नंबर के ऊपर हमारी इकोनॉमिक्स काम करेगी, बहुत सारे लोगों के ऊपर काम करेगी, तो हम उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। और अगर छोटे उसके ऊपर काम करेगी तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे 11th के सिलेबस में है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम कहाँ पढ़ेंगे? क्लास 12th के अंदर पढ़ेंगे। तो क्लास 11th के अंदर हमें क्या पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको पढ़नी है। ठीक है, अभी जो इकोनॉमिक्स है ना, इसको हम और भी ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कैसे? देखो,
अभी हमने क्या किया था, इकोनॉमिक्स को माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिवाइड किया था। अब हम और कैसे कैसे इसको डिवाइड कर सकते हैं, देखो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक्स होती है ना, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या फिर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है, देखो हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो अगर हम इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमी। अब जो इकोनॉमिक इशू होते हैं ना, जो प्रॉब्लम्स होती है, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके क्या होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। जैसे कि इस प्रॉब्लम के ना बहुत सारे अनगिनत सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो अगर हम बहुत सारे सॉल्यूशन में से कौन सा सॉल्यूशन सेलेक्ट करना है, कौन सा सॉल्यूशन चूज हम करने वाले हैं, अगर हम उसके ऊपर काम करते हैं तो हम उसको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अगर हम केवल और केवल इकोनॉमिक इश्यूज यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इकोनॉमी। और अगर हम इकोनॉमिक के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं और उस सॉल्यूशन में से कौन सा हमको चूज करना है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, उसको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं। तो हमने क्या किया, इकोनॉमिक्स को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो पॉजिटिव इकोनॉमी और एक नॉर्मेटिव इकोनॉमी। इसके अलावा हम इकोनॉमिक्स को एक और बार डिवाइड कर सकते हैं, क्या, जो हमारी इकोनॉमिक्स होती है इसके अंदर ना हर लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कैसे होते हैं देखते हैं। सिंपल इकोनॉमी, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। ठीक है, अभी ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसे समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो इकोनॉमिक्स होते हैं उसके ऊपर लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कैसे करते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एक टीचर है या फिर एक स्टूडेंट है। ये स्टूडेंट एजुकेशन के लिए किसके ऊपर डिपेंड है, टीचर के ऊपर। अब इस टीचर को ना एक कार चाहिए, तो ये कार के लिए किसके ऊपर डिपेंड है, एक कार बनाने वाली कंपनी के ऊपर। अब इस कंपनी को ना रॉ मटेरियल चाहिए, तो ये रॉ मटेरियल के लिए किसके ऊपर डिपेंड है, जो रॉ मटेरियल बनाती है उस कंपनी के ऊपर। अब इस रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनीज को ना एम्प्लॉयज चाहिए, ये एम्प्लॉयज के ऊपर किसके लिए ऊपर डिपेंड है, पीपल्स के ऊपर। तो इकोनॉमी के अंदर ना हर चीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। क्या होती है, हर चीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। अभी ये पीपल्स है, इनको काम करने के लिए एजुकेशन चाहिए, तो ये एजुकेशन किसके थ्रू लेंगे, स्टूडेंट होंगे जब इन्होंने एजुकेशन ली होगी। किससे एजुकेशन ली होगी, टीचर से। तो इस तरीके से क्या बन जाता है, इकोनॉमिक्स के अंदर लूप बन जाता है, हर कोई क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स के अंदर जो ये लूप बना हुआ है, जो ये डिपेंडेंसी है, ये थोड़ी है यानी कि कम है, या फिर सिंपल डिपेंडेंसी है, ये जो हमारी डिपेंडेंसी है ये क्या है, लेस है। अगर ये लेस है तो हम इसको सिंपल इकोनॉमिक्स बोलेंगे, और अगर ये जो डिपेंडेंसी है ये मोर है तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक्स बोलेंगे। इनके नाम से भी आपको पता चल जाएगा, अगर हमारी इकोनॉमिक्स सिंपल है, अगर डिपेंडेंसी क्या है, कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको सिंपल इकोनॉमिक्स बोलेंगे। और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक्स किसको बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक्स हम बोलेंगे अगर हमारी डिपेंडेंसी क्या है, मोर है, यानी कि हमारी इकोनॉमिक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो इस वाले टॉपिक्स के अंदर हम क्या पढ़ा, पहले टॉपिक के अंदर सबसे पहले हमने इकोनॉमिक्स का मतलब देखा कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। उसके बाद हमने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक माइक्रो और एक मैक्रो। उसके बाद फिर हमने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो पॉजिटिव इकोनॉमी, एक नॉर्मेटिव इकोनॉमी। उसके बाद फिर से हमने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक सिंपल इकोनॉमी, एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। अब टॉपिक 2 हमारे पास आता है इकोनॉमी। अभी तक हमने क्या पढ़ा, इकोनॉमिक्स का मतलब पढ़ा। अब देखते हैं इकोनॉमी क्या होता है। देखो इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है, इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसी जगह, एक ऐसा एरिया जिसके अंदर जितने भी पीपल्स रहते हैं, क्या रहते हैं, पीपल्स रहते हैं, अपना लिविंगहुड, क्या होता है, लिविंगहुड को अर्न करते हैं, उसको हम इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे कि एक एरिया के ऊपर हम एग्जांपल ले सकते हैं इंडिया। इंडिया के अंदर जितने भी पीपल रहेंगे, पीपल यानी कि जितने भी लोग रहेंगे, वो जो भी मनी को अर्न करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमी बोलेंगे। तो हमारे लिए इकोनॉमी क्या है, इंडिया। तो इंडिया को हम क्या बोल सकते हैं, अपने लिए इकोनॉमी बोल सकते हैं। तो इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, एक एरिया जिसके अंदर कुछ पीपल्स रहेंगे और वहां से वो क्या करेंगे, अपने लिविंगहुड को अर्न करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम इकोनॉमी बोलेंगे। ठीक है, अभी ये जो इकोनॉमी होते हैं ना, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। क्या होता है, इकोनॉमी के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, वो टाइप्स क्या क्या होते हैं देखते हैं।
तो इकोनॉमी के ना अलग अलग टाइप्स होते हैं। कौन से टाइप होते हैं? सबसे पहली इकोनॉमी का टाइप होता है मार्केट इकोनॉमी। कौन सा होता है? मार्केट इकोनॉमी। अब ये मार्केट इकोनॉमी क्या होती है इसको देखते हैं। देखो, मार्केट इकोनॉमी के लिए आप एग्जांपल ले सकते हो यूएसए का। यूएसए के अंदर क्या होता है? सारी की सारी चीज, हर चीज को कौन कंट्रोल करेगा? प्राइवेट इंडिविजुअल कंट्रोल करेंगे। गवर्नमेंट का वहां पर कुछ भी रोल नहीं होता। जैसे रोड प्राइवेट लोग बनाएंगे, जितने भी डिपार्टमेंट होंगे प्राइवेट लोग ओन करेंगे, हर कंपनी को प्राइवेट लोग ओन करेंगे, हर कुछ, ट्रेन को कौन ओन करेगा? प्राइवेट लोग ओन करेंगे, हर कुछ कौन ओन करेगा? प्राइवेट लोग ओन करेंगे, एक्सेप्ट कुछ चीजें जैसे कि डिफेंस। भाई अगर किसी कंट्री की जो आर्मी है उसे प्राइवेट लोग ओन करेंगे तो अपने हिसाब से चलाएंगे, तो डिफेंस को ओन नहीं कर सकते। पुलिस, टैक्स डिपार्टमेंट, एक दो चीजों को छोड़ के सारी की सारी चीजों को कौन ओन करेगा? प्राइवेट लोग ओन करेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मार्केट इकोनॉमी। इसको कौन ओन करेगा? प्राइवेट लोग ओन करेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? मार्केट इकोनॉमी बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास और भी टाइप की इकोनॉमी आती है। कौन सी? दूसरी आती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अब ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है? देखो, हमने इससे पहले क्या पढ़ा? इससे पहले हमने पढ़ा मार्केट इकोनॉमी। हमने एग्जांपल लिया था यूएसए का। इसके अंदर आप एग्जांपल ले सकते हो चाइना का। चाइना का एग्जांपल कैसे ले सकते हो? मतलब कि इसके अंदर मार्केट इकोनॉमी के अंदर सारा का सारा सब कुछ कौन ओन कर रहा था? कौन चला रहा था? प्राइवेट लोग चला रहे थे। लेकिन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर सब कुछ कौन चलाएगा? गवर्नमेंट चलाएगी। कौन चलाएगी? गवर्नमेंट चलाएगी। हर कंपनी गवर्नमेंट चलाएगी। गवर्नमेंट बताएगी कि लोग क्या काम कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई तू ये इंसान है और तू ये वाला काम नहीं कर सकता, तो वो वाला काम कर ही नहीं सकता, चाहे कोई और उस काम को कर ले। यानी कि सारी मनमानी किसकी चलेगी? पूरी की पूरी मनमानी गवर्नमेंट की चलेगी। और चाइना के अंदर आप देखते हो वहाँ इलेक्शन नहीं होते, वहाँ पे ऐसा ही चलता है। गवर्नमेंट ही बोलती है सारी चीज करने के लिए, जो गवर्नमेंट बोलती है वही इकोनॉमी के अंदर होता है। तो अभी तक हमने दो टाइप की इकोनॉमी पढ़ी। एक तो पढ़ी मार्केट इकोनॉमी, एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अब इंडिया इन दोनों से कौन सी इकोनॉमी के अंदर आता है? इंडिया इन दोनों के अंदर नहीं आता। इंडिया आता है तीसरी इकोनॉमी के अंदर, जो कि होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। कौन सी होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ये मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? इसके अंदर कुछ चीजें, इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं इंडिया। इसके अंदर कुछ चीजें क्या करेंगी? कुछ चीजें तो प्राइवेट लोग ओन करेंगे एंड कुछ चीजें गवर्नमेंट ओन करेगी। कुछ चीजें कौन ओन करेगी? प्राइवेट लोग ओन करेंगे, और कुछ चीजें गवर्नमेंट ओन करेगी। उसको हम क्या बोलेंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी बोलेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? इकोनॉमिक्स का मतलब पढ़ा है। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? एक एरिया जिसके अंदर जो भी लोग रहते हैं वो पैसा कमाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो पढ़ लिया हमने इकोनॉमी का मतलब। अब इकोनॉमी के अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होती है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी जैसे यूएस से, हर सब कुछ कौन ओन करेगा? प्राइवेट लोग ओन करेंगे, अपने हिसाब से पूरी कंट्री को चलाएंगे। इसके बाद आती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इसके अंदर प्राइवेट लोगों के हाथ में कुछ पावर नहीं रहती, जैसे चाइना, वहां पर सब कुछ कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। इसके बाद हमारे पास आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे कि इंडिया, इसके अंदर कुछ चीजें तो प्राइवेट लोग ओन करते हैं, कुछ चीजें गवर्नमेंट ओन करती है, उनका मिक्सचर हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। हमारे इंडिया के अंदर कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी हम फॉलो करते हैं। अब हमारे पास आता है टॉपिक 3। टॉपिक 3 के अंदर हमारे पास आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। यानी कि जो हमारी इकोनॉमी होती है ना, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती है। कौन से प्रॉब्लम्स रहती है, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स रहती है, कितनी प्रॉब्लम्स रहती है, वो सब चीज़ हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम आती है व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या प्रॉब्लम आती है? व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरी हमारे पास प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस। क्या प्रॉब्लम आती है? हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरी प्रॉब्लम हमारे पास आती है फॉर टू प्रोड्यूस। किसके लिए हम प्रोड्यूस करें। तो ये तीन टाइप की हमारे पास इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम आती है। सबसे पहली प्रॉब्लम कौन सी आती है? व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरी आती है हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरी आती है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो इन वाली प्रॉब्लम से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम्स को एक बार देख लेते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कि हम क्या प्रोड्यूस करें, व्हाट हम क्या प्रोड्यूस करें, एंड हाउ मच कितना हम प्रोड्यूस करें। ये दो प्रॉब्लम किसके अंदर आती है? व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर।
कौन सी? एक तो व्हाट, हम क्या प्रोड्यूस करें भाई, मेरे को मोबाइल प्रोड्यूस करना है, टैबलेट प्रोड्यूस करना है, लैपटॉप प्रोड्यूस करना है, कैमरा प्रोड्यूस करना है, घर प्रोड्यूस करना है, एसी प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, ये प्रॉब्लम मेरे पास आएगी ना इकोनॉमी के अंदर। उसके बाद हाउ मच, कितना प्रोड्यूस करना है। सपोज मैंने 1 करोड़ मोबाइल प्रोड्यूस कर दिया, यार 1 करोड़ मोबाइल का क्या होएगा किसी भी कंट्री के अंदर, 1 करोड़ मोबाइल बिक जाएंगे, अच्छी बात है। 100 करोड़ मोबाइल प्रोड्यूस कर दिए, क्या 100 करोड़ बिक जाएंगे? नहीं बिक पाएंगे। तो क्या प्रोड्यूस करूं और कितना प्रोड्यूस करूं, ये प्रॉब्लम मेरे पास किसके अंदर होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर। ये होती है इकोनॉमिक की पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम होती है हाउ टू प्रोड्यूस। अब देखो मोबाइल को बनाने के ना बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, एक पेंसिल को बनाने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, एक डोर को, एक गेट को बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। कौन सा तरीका मैं यूज करूं, मशीन यूज करूं, हाथों से बनाऊं, कैसे बनाऊं, कौन सी वुड उसके अंदर यूज करूं, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे मैं उसको प्रोड्यूस करूं। इसका मतलब क्या होता है, हाउ, कैसे मैं जो भी प्रोडक्शन करने वाला हूं उसको मैं कैसे प्रोड्यूस करूं, मशीन से प्रोड्यूस करूं, हाथ से प्रोड्यूस करूं, वगैरह वगैरह। फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, देखो गुड्स और सर्विस को ना दो लोग अलग अलग टाइप से यूज कर सकते हैं। एक तो हमारा हो सकता है कैपिटल गुड्स, क्या हो सकता है, कैपिटल गुड्स। दूसरा हो सकता है कंजम्पशन गुड्स। अब ये कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स क्या होता है, देखो जैसे मेरे पास ना एक फोन है अपना, ठीक है, अब मैंने उस फोन को यूज कर दिया, जब वो खराब हो गया तो फेंक दिया। इसका मतलब मैंने क्या कर दिया ना, मैंने कंज्यूम कर लिया उस गुड्स को, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ सपोज मैंने एक लैपटॉप खरीदा, उस लैपटॉप को मैं अपने हेल्प में लेता हूँ बिजनेस के अंदर, यानी कि उस लैपटॉप को मैंने हेल्प में लिया कुछ और गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको मैं क्या बोलता हूँ, कैपिटल गुड्स बोलता हूँ। कैपिटल गुड्स जैसे कि मशीन, मैंने एक मशीन खरीदी कोई और गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो क्या हो गई, कैपिटल गुड हो गई। और कंजम्पशन गुड्स कौन सी हो गई, कंजम्पशन गुड्स हो गई मैंने कोई चीज खरीदी और उसको लास्ट में कंज्यूम कर लिया। जैसे कि मैंने अपनी एक घड़ी खरीदी, उसको मैंने कंज्यूम कर लिया, जब वो खराब हो गई तो मैंने उसको फेंक दिया, तो उसको क्या कर लिया मैंने, एंडली कंज्यूम कर लिया, उससे मैंने दूसरा गुड तो नहीं बनाया। लेकिन कैपिटल गुड्स की हेल्प से मैं क्या करता हूँ, दूसरा गुड बनाता हूँ। जैसे कि मैंने एक मशीन खरीदी, मशीन की हेल्प से मैंने क्लॉथ बनाया, तो एक गुड की हेल्प से मैंने दूसरा गुड बनाया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक गुड की हेल्प से दूसरा गुड, कैपिटल गुड्स। और अगर मैं फाइनली किसी भी गुड को कंज्यूम कर लेता हूं तो उसको मैं बोलता हूं कैपिटल गुड्स, ठीक है। ये दो क्या हो गए मेरे पास, ये दो मेरे अंदर प्रॉब्लम्स के अंदर आ गए, कौन सी वाली, फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंदर, यानी कि मैं किसके लिए प्रोड्यूस करूं, या तो कैपिटल गुड्स यानी कि फैक्ट्री वगैरह के लिए कंज्यूम गुड प्रोड्यूस करूं, या फिर कंजम्पशन गुड्स प्रोड्यूस करूं जो कि मेरे कस्टमर हैं उनके लिए मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं। तो ये किसके अंदर आ गया, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये तीन प्रॉब्लम मेजरली हमारे पास होती है किसके अंदर, इकोनॉमी के अंदर। बेसिकली तीन प्रॉब्लम्स होती हैं। अब इसके सॉल्यूशंस के ऊपर बात कर लेते हैं कि इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या होता है। तो इसका सॉल्यूशन हम एक एक इकोनॉमी के अंदर देखेंगे। एक एक इकोनॉमी के अंदर, जैसे हमने इकोनॉमी के 3 पार्ट पढ़े थे ना, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इसके अंदर हम देखते हैं एक एक करके कि कैसे कैसे हम सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मार्केट इकोनॉमी के अंदर देखते हैं। मार्केट इकोनॉमी जैसे यूएसए की, हर सब कुछ कौन ओन करेगा, सब कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल ओन करेंगे, तो ये क्या हो गई, मार्केट इकोनॉमी हो गई। अब मार्केट इकोनॉमी के अंदर सब कुछ प्राइवेट लोग ओन करेंगे, तो अभी आप फ्यूचर में जाके पढ़ोगे कि जितनी भी गुड्स की डिमांड होगी उतना ही गुड्स का क्या होगा, प्राइस। सपोज डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस भी ज्यादा होगा, डिमांड कम होगी तो प्राइस भी कम होगा। इस टाइप से, यानी कि आप डिमांड की हेल्प से, क्या, डिमांड की हेल्प से ये डिसाइड कर सकते हो, डिमांड की हेल्प से क्या डिसाइड कर सकते हो कि आपको मार्केट इकोनॉमी के अंदर क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। यानी कि ये तीनों का आंसर आपको कौन देगी, डिमांड एंड प्राइस देगा। कौन देगा, डिमांड एंड प्राइस देगा, कि किस चीज की कितनी डिमांड है और किस चीज का कितना प्राइस है। उसके हिसाब से आप ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर ले सकते हो। व्हाट टू प्रोड्यूस, आपको क्या प्रोड्यूस करना है, जिसकी डिमांड हाई होगी वही तो आप प्रोड्यूस करोगे। हाउ टू प्रोड्यूस, आपकी कॉस्ट जिसमें सबसे ज्यादा कम होगी वही तो चीज आप प्रोड्यूस करोगे। फॉर होम टू प्रोड्यूस, जिसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा वही चीज आप प्रोड्यूस करोगे। तो आप क्या करोगे, डिमांड एंड प्राइस की हेल्प से क्या कर सकते हो, मार्केट इकोनॉमी के अंदर डिसीजन ले सकते हो आपको क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। उसके बाद क्या आते हैं हमारे पास, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। क्या आती है हमारे पास, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इसके अंदर कैसे आपको पता चलेगा आपको क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पे आपको बताइए कि गवर्नमेंट
यहाँ पर आपको कौन बताएगा? यहाँ पर आपको बताएगी गवर्नमेंट कितना प्रोड्यूस करना है, किसको प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, सब कुछ कौन बताएगा? गवर्नमेंट बताएगी। और तीसरी हमारे पास आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आपको कौन बताएगा कि आपको कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो कुछ चीजें सम थिंग्स के लिए आपको बताएगी गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट बताएगी कि क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी प्रोड्यूस करनी है। जैसे एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हो अल्कोहल। अल्कोहलिक जितनी भी ड्रिंक्स होती है उन्हें क्या करेंगे लोग? अनलिमिटेड प्रोड्यूस कर देंगे, उनका तो कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, पूरा देश नशेड़ी हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते ना, तो गवर्नमेंट बताती है कि कितना आपको अल्कोहल प्रोड्यूस करना है। और कुछ चीज़ें सम थिंग्स होती है जो कि आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हो, खुद से डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि आप डिमांड एंड प्राइस की हेल्प से भी डिसाइड कर सकते हो, डिमांड एंड प्राइस की हेल्प से भी डिसाइड कर सकते हो कि कितना आपको प्रोड्यूस करना है। तो इनका सॉल्यूशन क्या हुआ? ये तीन हमने प्रॉब्लम पढ़ी इस वाले टॉपिक के अंदर। कौन से प्रॉब्लम थी? सबसे पहले हमने पढ़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन सी होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या आपको प्रोड्यूस करना है, कितना आपको प्रोड्यूस करना है। उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे आपको प्रोड्यूस करना है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, कैपिटल गुड्स आपको प्रोड्यूस करने हैं या कंजम्पशन गुड्स आपको प्रोड्यूस करने हैं। किसी फैक्ट्री या कंपनी के लिए आपको कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने हैं या फिर कंज्यूमर के लिए आपको कंजम्पशन गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। ये आपकी तीन प्रॉब्लम्स। इसके बाद आपने क्या देखा? मार्केट इकोनॉमी के अंदर इनका सॉल्यूशन कैसे निकलता है। तो डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड प्राइस की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो? मार्केट के अंदर इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। उसके बाद सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट आपको सब कुछ बताएगी कि आपको कैसे और क्या प्रोड्यूस करना है। उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर कुछ चीज़ें आपको गवर्नमेंट बताएगी, कुछ चीज़ें आप डिमांड और प्राइस की हेल्प से खुद से पता लगा लोगे। तो ये क्या थी? इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और उसके क्या थे? सॉल्यूशंस। अब हमारे पास टॉपिक 4 आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? सबसे पहले इसका मतलब देखने से पहले ना एक टेबल देखते हैं, वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये है मेरे टेबल का फॉर्मेट। यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लोथ। यहाँ पर क्या लिखता हूँ? वेट, यहाँ पर लिखता हूँ क्लोथ। जो क्लोथ को हम नापेंगे वो मीटर स्क्वायर में नापेंगे। जो भी हमारी क्लोथ की यूनिट होगी ना नापने की, हमें देखना तो पड़ेगा किस चीज़ में हम नाप रहे हैं, किलोमीटर स्क्वायर में नाप रहे हैं, मीटर स्क्वायर में, उसको हम नापेंगे। और इसको किस में नापेंगे? वेट को किस में नापेंगे? इसकी मेजरिंग यूनिट क्या होगी? केजीज इसकी मेजरिंग यूनिट होगी। अब हम यहाँ पे ना क्या करेंगे कि देखो, हर जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर कौन है? जो भी हमारे लिए गुड्स बनाएगा, उसके पास जो रिसोर्सेज है ना, क्या है? लिमिटेड है। भाई आप देखो, कोई एक कंपनी का आप एग्जांपल ले लो, जो भी आपको कंपनी अच्छी लगती हो ना उसके बारे में सोच लो। उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड है। जो पैसा है वो क्या है? लिमिटेड है। बहुत सारा पैसा हो सकता है लेकिन जितना भी पैसा है वो लिमिटेड है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसके पास बहुत सारा पैसा हो सकता है लेकिन जितना भी पैसा है वो लिमिटेड पैसा है। तो क्या है, हर कंपनी के पास क्या होता है? रिसोर्सेज जो होते हैं लिमिटेड होते हैं। पैसा लिमिटेड होता है, पब्लिक लिमिटेड होती है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, फैक्ट्रीज लिमिटेड होती है, ऑफिस लिमिटेड होते हैं, हर चीज़ क्या होती है? लिमिटेड होती है। तो प्रोड्यूसर के पास क्या है? लिमिटेड चीज़ें होती है। अभी प्रोड्यूसर को ये देखना है कि मैं इन लिमिटेड चीज़ों से क्या चीज़ बनाऊं, क्या चीज़ मैं प्रोड्यूस करूं जो कि बेस्ट रहेगी, जिससे कि मैं प्रॉफिट क्या कमा सकूंगा? सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकूंगा। तो हमने क्या देखा है अभी तक? हमने कुछ नहीं देखा। हमने देखा है कि हर प्रोड्यूसर के पास जो रिसोर्सेज होंगे वो क्या होंगे? लिमिटेड होंगे, ठीक है। अब वो जो लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, उनसे लिमिटेड चीज़ ही बना पाएगा। भाई एक लिमिटेड रिसोर्सेज से एक लिमिटेड चीज़ ही कोई भी प्रोड्यूसर बना पाएगा। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी देखते हैं हम, क्या देखते हैं? ए पॉसिबिलिटी देखते हैं। ए पॉसिबिलिटी क्या देखते हैं कि इसके अंदर इसने क्या बनाई है? 100 kgs वीट बनाए हैं। क्या बनाए हैं? 100 kgs वीट बनाए हैं। और इसने सारे के सारे रिसोर्सेज अपने इस वीट में लगा लिए। इसीलिए ये क्लोथ कितना बना पाया? जीरो। जीरो क्यों बना पाया? क्योंकि इसने सारे के सारे रिसोर्सेज यहाँ पे खर्च कर दिए, तो इसके लिए कुछ बचा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या बनाया इसने? जीरो क्लोथ बनाया। अब बी पॉसिबिलिटी में इसने क्या सोचा कि यार मुझे ना 1 मीटर स्क्वायर क्लोथ बनाना है। क्या बनाना है? 1 मीटर स्क्वायर क्लोथ बनाना है। तो इसने बोला ठीक है 1 मीटर स्क्वायर मैंने क्लोथ बना दिया, लेकिन इसके पास रिसोर्सेज क्या थे? लिमिटेड थे। पिछली बार तो इसने सारे रिसोर्सेज यहाँ पे लगा दिए थे, जीरो क्लोथ बना था। इस बार इसने क्या किया है? 1 मीटर स्क्वायर क्लोथ बनाया, यानी कि थोड़े से रिसोर्सेज यहाँ से कहाँ पे शिफ्ट किए हैं? यहाँ पर शिफ्ट किए हैं। अगर थोड़े से रिसोर्सेज यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर जो इसने 100 kg वीट बना पाया है, अब ये कितना बना पाएगा? सिर्फ और सिर्फ 90 kg वीट बना पाएगा। क्यों बना पाएगा 90 kg वीट? क्योंकि इसने थोड़े से रिसोर्सेज यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, तभी तो ये 1 मीटर स्क्वायर क्या बना पाया? क्लोथ बना पाया। इसी तरीके से सी पॉसिबिलिटी देखते हैं। अब ये बोल रहा है मैं 2 मीटर स्क्वायर क्लोथ बनाऊंगा। कितना? 2 मीटर स्क्वायर। तो इसको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 70 kgs वीट ये बना सकता है।
इसी तरीके से डी पॉसिबिलिटी हमारे पास आती है, यहाँ पे ये बोलता है 3 मीटर स्क्वायर में क्लॉथ बनाऊंगा, तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा 40 यूनिट ही यहाँ पर बना सकता है केवल और केवल किसकी, वीट की। इसके बाद ये बोल रहा है अब मैं 4 मीटर स्क्वायर क्लॉथ बनाऊंगा ई कॉम्बिनेशन के अंदर, तो यहाँ पर ये वीट कितना बनाएगा 0 kg वीट बनाएगा। तो ये हमने क्या देखा है, ये हमने कुछ नहीं देखा है, ये हमने सिर्फ इतनी सी चीज़ देखी है कि अगर किसी पे प्रोड्यूसर को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, गुड्स को प्रोड्यूस करना है, तो उसके पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। सपोज उसने यहाँ पर देखा था कि 100 यूनिट में यहाँ पे बनाऊंगा, 0 यूनिट यहाँ पे क्लॉथ की बनाऊंगा। इसने बोला अब 1 यूनिट क्या बनाऊंगा मैं, क्लॉथ की भी बनाऊंगा, तो इसे यहाँ से रिसोर्सेज कुछ यहाँ पे डालने पड़ेंगे, इसीलिए ये यहाँ पर इस बार कम प्रोडक्शन कर पाएगा। इस बार 2 बनाएगा तो यहाँ से रिसोर्सेज और यहाँ डालेगा, यहाँ कम प्रोडक्शन हो जाएगी, यहाँ से रिसोर्सेज और यहाँ डालेगा, यहाँ कम प्रोडक्शन हो जाएगी, यहाँ से रिसोर्सेज और यहाँ डालेगा, यहाँ और कम प्रोडक्शन हो जाएगी। तो क्योंकि इसके पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, इसीलिए इसकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन कम होती चली जाएगी किसकी, वीट की। क्यों, क्योंकि इसकी क्लॉथ की प्रोडक्शन क्या होती चली जाएगी, दिन पे दिन इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, अब क्या आप इसकी हेल्प से एक ग्राफ बना सकते हो? ग्राफ देखो मैं आपको बना कर दिखाता हूं। हमें कुछ नहीं करना, हमें इस टेबल को क्या करना है, एक ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ग्राफ बना लेता हूं। तो ये हो गया मेरा एक ग्राफ, यहां मैं लिखता हूं नीचे क्लॉथ, एक सेकेंड इसको यहाँ कर देता है। तो यहाँ मैं नीचे लिखता हूँ क्लॉथ 0 1 2 3 4 5, 4 तक ही था वैसे, चलो 5 लिख दिया, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इसके बाद हम क्या बनाएंगे, वीट। वीट कहाँ तक है, 100 तक है, तो 10 का लिखते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। ये 100 हो गया, ये 90 हो गया, ये 80 हो गया, ये 70 हो गया, ये 60 हो गया, ये 50 40 30 20 10। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, वीट। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, वीट, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, क्लॉथ। ठीक है, तो ये वीट और क्लॉथ मैंने इस तरीके से बना लिए। अब क्या आप इनको ग्राफ में प्लॉट कर सकते हो, बहुत आसान है। यहाँ पे क्या है, 100 kg वीट है और 0 यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है 100 kg और 0, ये वाला ग्राफ का पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या है 90 और 2, तो 90 किस पे है, 1 पे है, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ से एक सीधी लाइन बनाना चाहूँ और 90 आ जाए तो मेरा अगला ग्राफ आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से 2 किस पे है, 70 पे है, तो 2 अगर मैं 70 पे बनाना चाहूँ तो मेरा एक ग्राफ, एक पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। इसके बाद 40 है और 3 है, तो मैं अगर 3 पे 40 बनाना चाहूँ तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनाऊँगा, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनाऊँगा, और ये ग्राफ मेरा यहाँ पे लग जाएगा। इसी तरीके से 4 पे मेरा क्या है, 4 पे मेरा है 0, तो 4 पे 0 तो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इन सारे पॉइंटों को जोड़ दूंगा, तो इन सारे पॉइंटों को जोड़ के मैं क्या बना सकता हूँ, एक ग्राफ बना सकता हूँ। अब ये जो ग्राफ बनाया ना, इसको मैंने नाम क्या दिया, इसको मैंने नाम दिया है PPC। ये PPC क्या होता है, PPC फुल शॉर्ट फॉर्म होती है किसकी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। तो अब हमें समझ आ गया कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। एक हमने टेबल बनाया, फिर से एक बार पूरी तरीके से समझ लो, एक हमने टेबल बनाया, टेबल के अंदर हमने क्या किया, हमने बोला कि जो हमारा प्रोड्यूसर है ना, उसे गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, लेकिन उसके पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो वो एक गुड्स प्रोड्यूस करेगा तो दूसरा नहीं कर पाएगा, दूसरा करेगा तो इस वाले को नहीं कर पाएगा, या फिर थोड़ा थोड़ा दोनों कर लेगा। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए। एक कॉम्बिनेशन हमने बनाया, इसके अंदर 100 वीट प्रोड्यूस किए और 0 क्लॉथ प्रोड्यूस किए। क्यों, क्योंकि उसने सारे के सारे रिसोर्सेज वीट के अंदर खर्च कर दिए। उसके बाद यहाँ पे एक क्या किया, उसने क्लॉथ का मीटर स्क्वायर प्रोड्यूस किया, तो यहाँ पे से थोड़े से रिसोर्सेज निकाल के यहाँ पर उसको डालने पड़े थे। इसी तरीके से ये हमारा क्या बनता चला गया, ये हमारा टेबल बनता चला गया। टेबल तो अभी आपके समझ में आ गया होगा। तो ये टेबल किस चीज का टेबल था, ये था डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, या फिर आप बोल सकते हो डिफरेंट प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन। आप क्या बोल सकते हो, डिफरेंट प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन। ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ही तो है। तो ये किसका टेबल था, डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज या फिर डिफरेंट प्रोडक्शन कॉम्बिनेशंस का ये टेबल था। अब हमने इसको क्या किया, एक ग्राफ बनाया, ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट प्लॉट किए, उसके साथ साथ हमने ग्राफ बना दिया। उसको हमने क्या बोला, PPC। PPC किसको बोला, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज का ग्राफ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं। ये होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ना अलग अलग नाम हो सकते हैं। सबसे पहले इसका नाम हो सकता है PPC। PPC क्या हो सकता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और भी इसके कुछ नाम हो सकते हैं, क्या, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व,
क्या हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। दूसरा इसका नाम हो सकता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट टायर। क्या हो सकता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट टायर। तो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये इसके सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट नेम है। किसके, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट नेम है। ठीक है, अभी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी बढ़ते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स की कुछ क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है। कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। सबसे पहले पीपीसी क्या होता है, स्लोप होता है डाउनवर्ड। पीपीसी स्लोप होता है डाउनवर्ड, यानी कि पीपीसी डाउनवर्ड जाता है। ऐसा क्यों होता है कि पीपीसी डाउनवर्ड जाता है, देखते हैं। देखो यहाँ पे ना जगह नहीं बची, तो मैं इसे अगले पेज पे लिख देता हूँ। हम एक पीपीसी कर्व बनाते हैं और उसको देखते हैं कि ये डाउनवर्ड आखिर जाता क्यों है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची और यहाँ पर एक लाइन खींची, यहाँ पर एक बनाया, यहाँ पर एक बनाया और यहाँ पर एक पीपीसी कर्व बना दिया। ठीक है, ये क्या बन गया, मेरा पीपीसी कर्व बन गया। पीपीसी कर्व बन गया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, यहाँ पे ऐसे करके मैं लाइन लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या था, अभी मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आपको एक बार में याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा था वीट और यहाँ पे था क्लोथ। इस बार लिख दिया, अगली बार मैं नहीं लिखूंगा, CLOTH। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने क्या बनाया, लाइन बनाई है और इस लाइन को यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो ये मैंने बोल दिया ये है बी पॉइंट है। ठीक है, इसको फिर मैंने एक और लाइन बनाई और इस लाइन को यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये क्या है, ए डैश है और ये क्या है, बी डैश है। ठीक है, अभी आप देखोगे यहाँ पर जो हमने टेबल बनाया था, उस टेबल के अंदर ये जो वीट है ये क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो अगर हम वीट को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचा रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। किसको कम कर रहे हैं, वीट को कम कर रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचा रहे हैं। और अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो क्लोथ क्या है, ज़्यादा होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो अगर आप इसको यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज करोगे, क्या यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज करोगे, तो ये क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ से यहाँ पर ये डिक्रीज होगा और यहाँ से यहाँ पर ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ये वाला जो पॉइंट है वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये वाला पॉइंट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब ये पॉइंट ए से कहाँ जाएगा, ए डैश पे आ जाएगा। और अगर ए से ए डैश पे ये पॉइंट आ रहा है तो ये क्या हो रहा है, स्लोप हो रहा है डाउनवर्ड। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड। पीपीसी क्या करता है, डाउनवर्ड स्लोप करता है। क्यों स्लोप करता है पीपीसी डाउनवर्ड स्लोप, सबसे पहले वीट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उसके बाद क्लोथ क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो वीट कम और क्लोथ ज्यादा होने की वजह से पीपीसी क्या हो रहा है, नीचे की तरफ डाउनफॉल कर रहा है। तो पीपीसी क्या करता है, स्लोप करता है डाउनफॉल। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक होगी। अब देखते हैं कि इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। जो ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो अभी आपके समझ नहीं आएगी। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करके। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम टॉपिक 7 के अंदर पढ़ेंगे, इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में। तो जब वो वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे ना, तो दूसरा का जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है पीपीसी की, वो यहीं का यहीं मैं आपको पढ़ा दूंगा उसी वाले टॉपिक में। तो अभी के लिए हम नहीं पढ़ रहे इसको, सिर्फ मैं लिख के रख लेता हूँ, पीपीसी इज कॉनकेव इन शेप। क्या, पीपीसी कॉनकेव होता है शेप में। अभी हम इसको नहीं पढ़ रहे, जब हम टॉपिक 7 पढ़ेंगे ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, तो तभी मैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ लिया, अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ ली पीपीसी की। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं जो पीपीसी होता है ना हमारा, वो क्या होता है, अटेनेबल और अनअटेनेबल वाला कॉन्सेप्ट कैसे आता है उसके अंदर देखते हैं। हाँ, यहाँ पे पीपीसी में लिखता हूँ। इसके बाद हमारे पास आता है अटेनेबल और अनअटेनेबल। ठीक है, इसी वाले को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे। तो ये क्या है, ये है हमारा पीपीसी। इस कर्व को पहचानते हो अब, ये क्या है, पीपीसी कर्व है। ठीक है, ओके। इसके अंदर ना 2 पॉइंट हो सकते हैं, एक तो हो सकता है अटेनेबल, एक हो सकता है अनअटेनेबल। अब ये अटेनेबल और अनअटेनेबल क्या होता है, इसको देखते हैं।
देखो, अगर कोई भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं, यानी कि अचीव कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अटेनेबल बोलते हैं। जैसे कि ये हमारा पीपीसी है, ठीक है, इसके ऊपर जो भी पॉइंट आएंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके लिए अटेनेबल हो जाएंगे। जैसे ये ए पॉइंट आया, ये बी पॉइंट आया, ये सी पॉइंट आया, ये डी पॉइंट आया, या फिर इसके अंदर जितने भी पॉइंट आएंगे, जैसे कि ये ई पॉइंट आया, ये एफ आया, ये जी आया, ये एच आया, तो ये सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, आपके लिए अटेनेबल हो जाएंगे, यानी कि आप इनको अचीव कर सकते हो। अगर कोई भी प्रोड्यूसर है वो बोलता है मेरे लिए अटेनेबल पॉइंट कौन से है, तो हम बोलेंगे भाई या तो तू इसके जो ग्राफ है ये वाला, इसके ऊपर के कोई सा भी पॉइंट ले ले वो अटेनेबल हो जाएगा, या फिर ग्राफ के अंदर का कोई सा भी पॉइंट ले ले वो अटेनेबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम अनअटेनेबल पॉइंट्स की बात करें, किसकी बात करें, अनअटेनेबल पॉइंट्स की बात करें, तो वो कौन सा हो जाएगा, ग्राफ के बाहर के जितने भी पॉइंट आप देखोगे वो सारे कौन से हो जाएंगे, अनअटेनेबल हो जाएंगे। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये सारे पॉइंट कौन से हो गए, आपके अनअटेनेबल हो गए। अनअटेनेबल और अटेनेबल का मतलब क्या है, अटेनेबल का मतलब है अचीव, ये क्या हो सकते हैं, अचीव हो सकते हैं, और ये क्या है, अनअचीव। अरे भाई, ये क्या है, अनअचीवेबल है। तो अटेनेबल का मतलब क्या होता है, अटेनेबल का मतलब होता है अचीवेबल, यानी कि कौन से पॉइंट है जिनको हम अचीव कर सकते हैं। और अनअटेनेबल का मतलब कौन सा होता है, अनअचीवेबल, यानी कि किस किस को हम अचीव नहीं कर सकते। तो अचीव किसको कर सकते हैं, या तो जो भी हमारे ग्राफ के ऊपर पॉइंट होंगे उनको हम अचीव कर सकते हैं, या ग्राफ के अंदर होंगे उनको हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन किसको हम अचीव नहीं कर सकते, जो कि ग्राफ के बाहर होंगे उसको हम अचीव नहीं कर सकते। आप लॉजिक से भी समझो, ये क्या है, हमारे रिसोर्सेज हैं, इतने ही रिसोर्सेज हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास इतने ही रिसोर्सेज हैं तो हम इस इधर वाली प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसीलिए हम बाहर की चीज अचीव नहीं कर सकते, और अंदर की चीज क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ग्राफ के ऊपर की चीज भी हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट आता है, वो होता है शिफ्ट या फिर रोटेट। शिफ्ट या रोटेट, वो पीपीसी। अब ये शिफ्ट और रोटेट क्या होता है पीपीसी के अंदर, इसको देखते हैं। देखो, सबसे पहली चीज हमारे पास आती है रिसोर्सेस। ये क्या आती है हमारे पास, रिसोर्सेज आती है, ठीक है। अब ये जो रिसोर्सेज है ना, इसके दो चीज हमारे साथ हो सकती है। क्या क्या हो सकती है, एक तो हमारे साथ इससे ये इंक्रीज हो सकती है, मतलब ये जो हमारे रिसोर्सेज है वो या तो इंक्रीज हो सकते हैं या डिक्रीज हो सकते हैं। जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं या फिर डिक्रीज हो सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक पीपीसी बना लेता हूँ, ये मेरा पीपीसी है, ठीक है। अभी मैं क्या बोलता हूँ ना, ये मेरा पीपीसी है, अभी मैं क्या बोलता हूँ, ये जो पीपीसी है ना, इसके रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए, यानी कि अब मैं जितना प्रोडक्शन पहले कर पा रहा था, पहले मैं 100 यूनिट बना पा रहा था, कितने पे, इतने वाले जो रिसोर्सेज है, ठीक है। अभी मेरे जो रिसोर्सेज हैं वो इंक्रीज हो गए, तो अब मैं कितनी बना पाऊंगा, 200 यूनिट बना पाऊंगा, यानी कि मेरे रिसोर्सेज ज़्यादा हो जाएंगे, तो मैं प्रोडक्शन भी ज़्यादा कर पाऊंगा। इसका मतलब जो मेरा ये पीपीसी है ना, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइटवर्ड शिफ्ट। क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। मेरा पीपीसी क्या हो जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्यों शिफ्ट हो जाएगा, जब मेरे रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे तो ये क्या हो जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी जगह पीपीसी बनाऊं और यहाँ पर आपको बोलूं कि मेरे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हो गए हैं, डिक्रीज, इसका मतलब अब मैं क्या कर पाऊंगा, अपनी जो प्रोडक्शन है उसको भी कम कर पाऊंगा, प्रोडक्शन को भी क्या कर पाऊंगा, कम कर पाऊंगा। इसीलिए मेरा जो पीपीसी है वो क्या शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगर जो मेरे रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, अरे भाई, अगर जो मेरे रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, लेफ्ट की तरफ डिक्रीज होते हैं, तो मेरा पीपीसी क्या होता है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है। इंक्रीज होते हैं तो मेरा पीपीसी क्या होता है, राइट की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ सकते हैं, दूसरी तरफ हमारे पास आ सकती है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्शन करते हैं, उसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब ये टेक्नोलॉजी जो है ना, ये भी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। क्या हो सकती है, इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है ये वाली टेक्नोलॉजी भी, ठीक है। देखते हैं कैसे कैसे इंक्रीज होगी। मैं यहाँ पे ना 3 पीपीसी बना ले रहा हूँ अपने लिए। ठीक है, ये मेरे पास 3 पीपीसी है।
सपोज मेरी जो टेक्नोलॉजी है क्लोथ के लिए वो इंक्रीज हो गई, क्या हो गई, क्लोथ की टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई, तो मेरा पीपीसी क्या हो जाएगा, मेरे पीपीसी के अंदर क्लोथ की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्लोथ की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। अगर क्लोथ की जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो इंप्रूव हुई है तो क्लोथ की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। इसका मतलब मेरा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर मेरा जो पीपीसी कर्व है वो क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। ये क्या हो गया, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के ऊपर रोटेट हो गया, ए से ए डैश के ऊपर क्या हो गया, ये रोटेट हो गया। इसी तरीके से अगर मेरी वीट की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी तो वीट की प्रोडक्शन में क्या कर पाऊंगा, ज़्यादा कर पाऊंगा, और अगर वीट की प्रोडक्शन में ज़्यादा कर पाऊंगा तो जो मेरा पीपीसी है वो क्या हो जाएगा, इधर से इधर की तरफ इंप्रूव हो जाएगा, यानी कि ए से ए डैश की तरफ इंप्रूव हो जाएगा। इसका मतलब अगर मेरी क्लोथ की टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो मेरा इधर की तरफ रोटेट कर जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर, अगर मेरी वीट की इंप्रूव होगी तो मेरा वीट के ऊपर इंप्रूव कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, रोटेट कर जाएगा वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अगर मेरी वीट और क्लोथ के अंदर दोनों के अंदर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, दोनों के अंदर इंप्रूव कर जाएगा, यानी कि ये वाला जो है इधर की तरफ हो जाएगा। इसका मतलब मेरे ये वाले रिसोर्सेज क्या कर जाएंगे, इधर की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, ये वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक, तो इस वाले पॉइंट से इस पे चला जाएगा, इस वाले पॉइंट से इस पे चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, मेरी दोनों की इंप्रूव हो गई। अगर मेरी यहाँ पर केवल और केवल क्लोथ की इंप्रूव होती है, क्या इंप्रूव होती है, क्लोथ की इंप्रूव होती है तो मेरी यहाँ पे जाती है। अगर मेरी केवल और केवल वीट की इंप्रूव होती है तो मेरा यहाँ पर जाता है। और अगर मेरा वीट और क्लोथ दोनों का इंप्रूव होता है, बोथ का इंप्रूव होता है, तो मेरी कहाँ चली जाती है टेक्नोलॉजी, दोनों के अंदर, यानी कि मेरे दोनों पीपीसी शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये क्या था, ये था रोटेट और शिफ्ट और पीपीसी। इसके अंदर हमने क्या देखा, इसके अंदर हमने देखा कि जो हमारा पीपीसी है वो क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है और शिफ्ट हो सकता है। रोटेट और शिफ्ट किस तरीके से होगा वो हमने देखा। सबसे पहले हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, जो हमारे रिसोर्सेज है वो इंक्रीज हो जाएंगे तो हमारा पीपीसी राइटवर्ड चला जाएगा, डिक्रीज हो जाएंगे हमारा पीपीसी लेफ्टवर्ड चला जाएगा। उसके बाद अगर मेरी कोई भी एक प्रोडक्ट की क्या हो रही है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, तो उधर की साइड से, जैसे यहाँ पे क्या गया है, राइटवर्ड गया है, इधर की साइड से क्या चला जाएगा, राइटवर्ड चला जाएगा, इधर गया है। लेकिन दूसरे की होगी तो इधर की तरफ राइटवर्ड चला जाएगा, यानी कि ऊपर की साइड चला जाएगा। दोनों की होगी तो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी मेरे एक तरह से क्या हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर रिसोर्सेज इंक्रीज हुए थे इसी तरीके से यहाँ पर भी रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शिफ्ट और रोटेट बोलते हैं, किसके अंदर, पीपीसी के अंदर। अब हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक 5 जो कि हमारा हाउ पीपीसी सोल्व सेंट्रल प्रॉब्लम। हमने क्या पढ़ी थी, कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब हम देखते हैं पीपीसी जो हमारा कर्व है वो कैसे इन सबको सॉल्व कर देता है। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस को ये कैसे सॉल्व करता है, क्या हमें प्रोड्यूस करना है, हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, वीट प्रोड्यूस करेंगे या फिर क्लोथ प्रोड्यूस करेंगे, हमें क्या प्रोड्यूस करना है, हम कैसे डिसाइड करेंगे। हम क्या करेंगे, पीपीसी के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट ले लेंगे और उस पॉइंट को पकड़ के हम प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। सपोज हमने क्या किया, ये वाला पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को पकड़ के हमने क्या कर दिया, प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमें वीट कितना प्रोड्यूस करना है, यानी कि इस वाले एक्सेस पे हमें पता चल जाएगा वीट कितना प्रोड्यूस करना है, इस वाले एक्सेस पे हमें पता चल जाएगा क्लोथ कितना प्रोड्यूस करना है। तो पहली प्रॉब्लम हमारी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि कैसे हम प्रोड्यूस करें। सपोज हमने ये वाला पॉइंट लिया है कि इसे हमें प्रोड्यूस करना है, क्या करना है, इसे हमें प्रोड्यूस करना है। अब हमको पता चल गया अगर कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमें वो चीज़ कैसे प्रोड्यूस करनी है जिससे कि हमारी क्या हो सके, जो हमारी कॉस्ट है वो क्या हो सके, कम से कम हो सके। अगर हमें कॉस्ट को अपने कम से कम रखना है तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि हम प्रोड्यूस क्या करने वाले हैं। और जब हमें पता चल जाएगा हम क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं तो हमें ये भी पता चल जाएगा कैसे हम अपनी कॉस्ट को कम से कम रख सकते हैं। इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई। अब लास्ट में हमारे पास क्या प्रॉब्लम आती है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए हम प्रोड्यूस करने वाले हैं। अब प्रोड्यूस हम दो लोगों के लिए कर सकते हैं, या तो रिच के लिए कर सकते हैं या फिर पुअर के लिए कर सकते हैं। सपोज हमने रिच के लिए प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया तो पुअर क्या हो जाएंगे बेचारे, पुअर को तो कुछ खाने को ही नहीं मिलेगा। और सपोज हमने पुअर के लिए क्या कर दिया, प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, तो रिच वाले क्या हो जाएंगे, रिच वालों के पास क्या होता है, पैसा होता है। अगर हमने पुअर के लिए करेंगे तो जो हमारा प्रॉफिट है वो नहीं हो पाएगा, लेकिन रिच के लिए करेंगे तो प्रॉफिट तो हो जाएगा, लेकिन जो हमारे पुअर है वो बेचारे ऐसे ही रह जाएंगे। सोसाइटी का मतलब क्या रह गया, अगर रिच की बात सुनी जा रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसीलिए रिच के लिए भी और पुअर के लिए भी, दोनों के लिए मिक्स करके करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं साफ साफ लिख देता हूँ, हमें क्या करना पड़ेगा, मिक्स प्रोडक्शन करना पड़ेगा। किसके लिए, पुअर के लिए और
रिच के लिए। थोड़ा सा आपको रिच के लिए करना पड़ेगा, थोड़ा सा पुअर के लिए करना पड़ेगा। कि रिच के लिए क्यों करना पड़ेगा? रिच ही तो बाद में आपको पैसा देगा, आपको ज़्यादा प्रॉफिट किससे होगा? रिच से होगा। पुअर के लिए क्यों करना पड़ेगा? पुअर का क्या है, सोसाइटी के अंदर पुअर रहते हैं तो उनके लिए भी हमें करना जरूरी है, ऐसा थोड़ी है रिच के लिए करेंगे। तो ये 3 प्रॉब्लम थी जिसको किसने सोल्व किया? पीपीसी ने। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या हमें प्रोड्यूस करना है, ग्राफ के ऊपर जो आता है वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे हमें प्रोड्यूस करना है, जो चीज़ हम प्रोड्यूस करने वाले हैं उसके अंदर सबसे कम कॉस्ट किसके अंदर है वो चीज़ हम प्रोड्यूस कर देंगे। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए हम प्रोड्यूस करेंगे, रिच के लिए या पुअर के लिए? दोनों के लिए हम प्रोड्यूस करेंगे। इस तरीके से पीपीसी की हेल्प से हमारी क्या हो जाती है? सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इस चैप्टर का टॉपिक 6 हमारे पास आता है, लास्ट टॉपिक, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि सपोज आपके पास रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। या तो आप एक चीज़ बना सकते हो, या तो आप ये बना सकते हो या वो बना सकते हो। सपोज आपने सोचा कि मैं हाउस बनाता हूँ या फिर मैं इसके ऊपर स्कूल भी बना सकता हूँ। अब आपने सोचा यार स्कूल नहीं बनाता, हाउस बनाता हूँ, मैं खुद रहूँगा उस घर में, ठीक है। तो आपने क्या किया, हाउस बनाने के चक्कर में स्कूल को नहीं बनाया, तो स्कूल क्या हो गई? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। सपोज आपने बोला मैं स्कूल बनाता हूँ, अब हाउस में नहीं बनाऊंगा, तो हाउस क्या हो गई? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अगर आपने एक चीज बनाने के लिए दूसरी चीज को सेक्रीफाइस किया है, वो चीज आपने नहीं बनाई, तो वो क्या हो गई? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। आपने घर बनाने के लिए स्कूल को नहीं बनाया, तो स्कूल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। आपने स्कूल बनाने के लिए घर को नहीं बनाया, तो घर क्या हो गया? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। यानी कि एक चीज को ना बनाने के लिए दूसरी चीज आपने जब एक चीज को बनाने के लिए दूसरी चीज आपने जब नहीं बनाई, तो उसको हमने क्या बोला? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला। अब देखते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है? सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा, जब हमें यहाँ पे क्या हुआ, जीरो क्लोथ हमने क्या बनाया? जीरो बनाया, तो यहाँ पे क्या हो गया? जीरो हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम कोई भी चीज़ जीरो बनाएंगे तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा, हम बी वाले कॉम्बिनेशन के अंदर गए, और बी के अंदर हमने क्या देखा, जब हमने एक चीज को बनाने के लिए, क्या करने के लिए? एक चीज को बनाने के लिए एक चीज को सेक्रीफाइस किया। इसका मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है? जब हम एक चीज को सेक्रीफाइस करते हैं, जैसे हमने चेंज इन वीट किया ड्यू टू चेंज इन क्लोथ, क्लोथ में चेंज करने की वजह से, इसमें चेंज करने की वजह से इसमें कितना चेंज आया, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे कितना चेंज आया और यहाँ पे कितना चेंज आया, यहाँ पर हमारा चेंज आया, सॉरी यहाँ पर हमारा कितना चेंज आया? 10, और यहाँ पर हमारा कितना चेंज आया? 1। तो यहाँ पर हमारा टोटल चेंज हो गया 10, और यहाँ पर हमारा कितना चेंज आया? 20, और यहाँ पर हमारा कितना चेंज आया? 1। तो यहाँ पर हो गया हमारा 20, यहाँ पर हमारा कितना चेंज आया? 30, और यहाँ पर कितना चेंज आया? 1। तो ये हो गया 30/1 इक्वल टू 30। और यहाँ पर कितना चेंज आया? इसके अंदर 40 का चेंज आया, इसके अंदर 1 का चेंज आया, तो 40/1 हो गया 40। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर हमने निकाल दिया मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर कितनी है। हमें हर एक यूनिट की मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी ये फॉर्मूला हमारा क्या बन गया? अगर हमने वीट के अंदर चेंज किया तो क्लोथ के अंदर चेंज आया, तो हमने क्या किया? यहाँ पे फॉर्मूला बनाया। अगर हम एक गुड के अंदर चेंज करेंगे तो दूसरे गुड के अंदर अपने आप से चेंज आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखोगे कि ये जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, पहले तो 10 आई, फिर 20 आई, फिर 30 आई, फिर 40 आई, जबकि यहाँ पे तो हमने एक एक बढ़ाया। यहाँ पे हमने क्या 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, यानी कि एक एक का चेंज आया। लेकिन यहाँ पे चेंज कितने कितने का आया? ज़्यादा का चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज क्यों हो रही है हमारी? तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसीलिए राइज हो रही है, इसीलिए इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हम जब यहाँ से यहाँ पर रिसोर्सेज डाल रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर हमने एक रिसोर्स डाला, यहाँ से यहाँ पर एक रिसोर्स डाला, यहाँ से यहाँ पर एक रिसोर्स डाला, यहाँ से यहाँ पर एक रिसोर्स डाला। तो जब हम रिसोर्सेज को ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं रिसोर्सेज को। तो वो जो रिसोर्सेज को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। जब हम विराट कोहली से बोलेंगे कि तू क्रिकेट छोड़ के फुटबॉल खेल, तो क्या वो उतनी अच्छी तरीके से फुटबॉल खेल पाएगा जितनी अच्छी तरीके से वो क्रिकेट खेल पाता था? नहीं खेल पाएगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ उसके लिए नहीं है। इसी तरीके से अगर हम रिसोर्सेज को भी ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या वो रिसोर्सेज उतनी अच्छी तरीके से, उतनी एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएंगे जितनी एफिशिएंसी के साथ वो लोग पहले वो लोग काम करते थे? नहीं कर पाएंगे। पहले मैं उनसे क्या बोल रहा था कि तुम्हें वीट उगाना है, अब मैं बोल रहा हूँ क्लोथ बनाना है। तो वीट उगाने से लेकर क्लोथ बनाने तक का जो उनका सफ़र है वो थोड़ा सा तो मुश्किलों में जाएगा। जब वो क्लोथ बनाने आएंगे उतनी अच्छी तरीके से नहीं बना पाएंगे। तो मैं क्या बोलता हूँ, इसीलिए मेरी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है।
तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है? ये होता है क्योंकि अगर मैं विराट कोहली से फुटबॉल खेलने के लिए बोलूँगा तो वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं खेल पाएगा। इसी तरीके से मेरे रिसोर्सेज सब ट्रांसफ़र किए जाएँगे एक तरफ से दूसरी तरफ, तो वो इतनी एफिशिएंटली ट्रांसफ़र नहीं हो पाएँगे। तो ये था आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हमने एक कॉन्सेप्ट छोड़ा था ऊपर की तरफ, वो हमने क्या देखा था? जब हम पीपीसी की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, क्या देखते हैं? पीपीसी की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, तो उसके अंदर था पीपीसी कॉनकेव होता है। कॉनकेव होता है, इसका मतलब क्या था? मैं एक पीपीसी बनाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरा पीपीसी है कुछ इस तरीके से। और अब यहाँ पे कॉनकेव का मतलब क्या आता है? देखो, कॉनकेव का यहाँ पे मतलब आता है कि ये जो, अगर हम इसको इधर की तरफ से देखेंगे तो ये इस तरीके से कॉनकेव होता है और इस तरीके से क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। इस तरीके से कॉनकेव और इस तरीके से कॉन्वेक्स। तो ये इस तरीके से कॉनकेव क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो थी वो क्या हो रही थी? राइज हो रही थी। अगर मेरी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसी भी तरीके से राइज होती है तो मेरी जो यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, यानी कि मेरा जो कॉनकेव शेप में इंडिफरेंस कर्व आता है वो क्यों आता है? मेरा जो पीपीसी कर्व क्या आता है? कॉनकेव के शेप में आता है। वो क्यों आता है? वो इसीलिए आता है क्योंकि मेरी जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंक्रीज होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमने छोड़ी थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ हमें ये करनी थी, तो वो भी हमने कर ली। इसके साथ आपका चैप्टर हो गया फिनिश।